आप सभी को जोहार। चलिए आज की इस सेशन पर हम लोग चर्चा करेंगे उत्पाद सिपाही का परीक्षा में जो हुआ, उस परीक्षा में जो जीएस सवाल जो पूछा गया था, उस जीएस सवाल का हम लोग पूरे डिटेल्स में हम लोग एनालिसिस करेंगे और आप लोग क्वेश्चन भी मिलाते जाइएगा, इसका आंसर मिलाइएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक सवाल के बारे में हम लोग पूरे डिटेल्स में हम लोग एनालिसिस करेंगे और उसके इर्द गिर्द जो भी सवाल एक्स्ट्रा जो बनेगा उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग पूरे विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो चलिए, मैं क्वेश्चन तो नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगा और ऑप्शन भी सुनाऊंगा और उसका आंसर आप लोग मिलाइएगा। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल जो मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ, ये पॉलिटी से रिलेटेड जो सवाल था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 देश से संबंधित है, ये सवाल पूछा गया था। चलिए ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 देश से संबंधित है। ऑप्शन जो दिया था, नए राज्यों का निर्माण तथा क्षेत्रों में परिवर्तन। दूसरा सवाल जो पूछा गया था, दूसरा ऑप्शन संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। ऑप्शन सी है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। ऑप्शन डी है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। तो इस तरह से यह ऑप्शन था और क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर तो मैंने आप लोगों को बताऊंगा, ऑप्शन ए होगा, यानी कि ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए में क्या लिखा गया है, नए राज्यों का निर्माण। ठीक है, नए राज्यों का निर्माण, ये होगा इसका आंसर, नए राज्यों का निर्माण तथा क्या है, क्षेत्रों में परिवर्तन। क्या समझाए, क्षेत्रों में, है ना, क्षेत्रों में परिवर्तन। ठीक है, ये इसका आंसर होगा, सही आंसर। हाँ, ऑप्शन ए में था नए राज्यों का निर्माण प्लस क्षेत्रों में परिवर्तन, इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, इस सवाल का आंसर क्या होगा, नए राज्यों का निर्माण तथा क्षेत्रों में परिवर्तन। ठीक, ऑप्शन बी में जो कहा गया था संघ का नाम तथा राज्य क्षेत्र। तो चलिए बताइएगा, संघ का नाम तथा राज्य क्षेत्र। संघ का नाम तथा राज्य क्षेत्र, ये कौन सा अनुच्छेद में है। तो चलिए इसका जो उल्लेख है, इसका आर्टिकल 1 में, यानी कि अनुच्छेद 1 में इसका उल्लेख है संघ का नाम तथा राज्य क्षेत्र और नए राज्यों का निर्माण तथा क्षेत्रों में परिवर्तन करना, ये आर्टिकल 3 में उल्लेख है। आर्टिकल कितना, 3 में उल्लेख है। तो चलिए बताइए, अगर किसी राज्य के क्षेत्रफल को घटाना है या बढ़ाना है तो कौन सा अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत। अगर किसी नए राज्यों का निर्माण करना हो तो अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 3 के तहत। अगर किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो तो भी अनुच्छेद 3 के तहत। तो इस तरह से नए राज्यों का निर्माण करना, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना, भारत का किसी क्षेत्रफल में घटाना या बढ़ाना हो तो अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है, तो ये सारा इसका आंसर होगा अनुच्छेद 3 के तहत जाए। ठीक है, अनुच्छेद के तहत चलो, अनुच्छेद 3 के तहत जो नए राज्यों का फॉर्मेशन का जो बात किया गया है, तो अनुच्छेद 3 के तहत तो ये कितने प्रकार से हो सकता है नए राज्यों का गठन। तो नए राज्यों का गठन जो है ये 4 प्रकार से होता है। कितना प्रकार से, 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार से नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। तो कौन कौन सा 4 प्रकार से किया जा सकता है नए राज्यों का निर्माण। तो एक बहुत बड़ा राज्य है और उस राज्य का कुछ हिस्सा को काट के एक नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है नए राज्यों का निर्माण करने का, 2 बड़ा बड़ा राज्य है और दोनों राज्यों का कुछ कुछ हिस्सा को काट के एक नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। तीसरा जो प्रकार क्या है, 3 राज्य है, 3 राज्यों का कुछ कुछ हिस्सा को काट के नए राज्यों का निर्माण कर सकता है। 3 राज्य लिया और 3 राज्य का कुछ कुछ हिस्सा को काट के एक नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। तीसरा के बाद है, चौथा जो प्रकार है, 3 राज्य है और तीनों राज्यों को एक साथ मिला दिया जाएगा। तीनों राज्यों को एक साथ मिला दिया जाएगा और एक बढ़िया सा राज्यों का निर्माण किया जाएगा, बढ़िया सा नए राज्यों का निर्माण किया जाएगा। तो इस तरह से तो अनुच्छेद 3 के तहत 4 प्रकार से, यानी कि 4 तरीका से नए राज्यों को फॉर्मेशन किया जा सकता है। एक जो है, एक बड़ा राज्य है और उस राज्य का कुछ हिस्सा को काट के एक नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। दूसरा जो तरीका है नए राज्यों का निर्माण करने का, 2 राज्य है बड़ा बड़ा और उस राज्य का कुछ कुछ हिस्सा को काट के, दोनों राज्यों का कुछ कुछ हिस्सा को काट के एक नए राज्यों का फॉर्मेशन किया जा सकता है। तीसरा जो तरीका है नए राज्यों का निर्माण करने का, ये 3 राज्य है और 3 राज्य का कुछ कुछ हिस्सा को काट के एक नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। चौथा जो प्रकार है नए राज्यों का निर्माण करने का तरीका है कि 3 राज्य है, 3 छोटे छोटे राज्य है और इन 3 छोटे छोटे राज्यों को एक साथ मिलाकर एक नया
बढ़िया राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। तो इसी तरह से अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण करने का ये 4 तरीका होता है, ठीक है। और अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण करना और क्षेत्रफल में घटाना, बढ़ाना या फिर किसी राज्यों का नाम में परिवर्तन करना हो तो ये अनुच्छेद 3 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 3 के तहत होता है, ठीक है। अनुच्छेद 3 के तहत ये सारा होता है। ये सारा अधिकार किसको प्राप्त होता है? लेकिन संसद को ही प्राप्त होता है। ये सारा अधिकार, ये नए राज्यों का निर्माण करना, नाम में परिवर्तन करना, हाँ, या फिर हाँ किसी राज्य का क्षेत्रफल में घटाना हो, बढ़ाना हो, तो ये सारा अधिकार केवल संसद को ही प्राप्त होता है, ठीक है। तो चलिए साथ ही साथ में ये भी बताइएगा, तो आर्टिकल 2 में क्या है? आर्टिकल 2 में क्या है? अनुच्छेद 2 में किस चीज़ का? देखिए, अगर भारत के अंदर में ही किसी राज्य का क्षेत्रफल को घटाना हो, बढ़ाना हो या फिर नए राज्यों का निर्माण करना हो या तो फिर किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो तो अनुच्छेद 3 के तहत। लेकिन अगर दूसरे प्रदेश के क्षेत्रफल को, दूसरे प्रदेश के क्षेत्रों को भारत के साथ अगर शामिल करना हो, यानी कि दूसरे देश के कुछ क्षेत्र को भारत में शामिल करना हो तो कौन सा अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 2 के तहत। अगर दूसरे देश के कुछ क्षेत्रफल को भारत के साथ शामिल करना हो तो अनुच्छेद 2 के तहत, अनुच्छेद 2 के तहत। इसका मतलब हाँ, बाहरी प्रदेश का क्षेत्रफल को भारत के साथ अगर शामिल करना हो तो अनुच्छेद 2 के तहत। तो चलिए लगले लगले ये भी बता दीजिएगा कौन सा राज्य जो है, भारत का कौन सा राज्य ये अनुच्छेद 2 के तहत शामिल किया गया था? तो 2 राज्य था, एक जो गोवा था, एक गोवा राज्य था, ये 1961 में भारत का एक राज्य का हिस्सा बनाया गया, यानी कि भारत का राज्य का हिस्सा बनाया गया। और इसी तरह से एक सिक्किम राज्य जो था, एक क्या था? सिक्किम राज्य जो था, जो इस हाँ सिक्किम राज्य को जो था 1975 में ये भी भारत का राज्य का हिस्सा बनाया गया, भारत का राज्य का हिस्सा बनाया गया किसको? सिक्किम को भी। लेकिन ये भी बता दीजिए साथ ही साथ में ये कितनावा संविधान संशोधन? 35वां संविधान संशोधन के तहत ये सह राज्य का दर्जा दिया गया था सिक्किम को, सह राज्य का दर्जा दिया गया था सिक्किम को। उसी तरह से ये 36वां संविधान संशोधन किया गया था 1975 को ही, और इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया सिक्किम को। पूर्ण राज्य का दर्जा 36वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया और 35वां संविधान संशोधन का है सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। और इसी तरह से सिक्किम को 1975 में भारत का राज्य का हिस्सा बनाया गया था और गोवा को 1961 में जाए पुर्तगालियों से स्वतंत्र करके ये भारत का राज्य का हिस्सा बनाया गया, ठीक है। तो ये दोनों जो किया गया था भारत में, जो शामिल किया गया था, ये आर्टिकल 2 के तहत। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि ये दोनों तो पहले से ही भारत का हिस्सा ही था, ये तो अनुच्छेद 3 के तहत करना चाहिए था। नहीं, ये दोनों जो है ये विदेशियों के कब्जा में था, और विदेशियों के कब्जा में से था, तो इस वजह से जब इसको भारत और विदेशियों से जब इनको स्वतंत्र कराया और स्वतंत्र करके इसको भारत का जब राज्य का हिस्सा बनाएगा, भारत का क्षेत्र का हिस्सा बनाएगा, तो इस वजह से ये अनुच्छेद 2 के तहत, क्योंकि ये विदेशी के द्वारा कब्जा किया जगह था, विदेशी के द्वारा कब्जा किया हुआ ये राज्य था, जिस कारण से इसको अनुच्छेद 2 के तहत इसको शामिल किया गया, ठीक है। तो चलिए आई थिंक यहाँ तक आप सबों को बहुत बेहतरीन से समझ में आ गया। अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आप लोग नेक्स्ट सवाल का आंसर आप लोग बताइएगा इसका क्या होगा, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, जिसके कारण से मैं आप लोगों को सब थोड़ा सा क्वालिटी थोड़ा सा नहीं दे पा रहे हैं। तो खैर कोई बात नहीं, मैं डिटेल्स तो मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल्स में बता रहा हूँ ना, उससे क्या मतलब है? डिजिटल से कोई मतलब नहीं है, डिजिटल का कोई ज़रूरत नहीं, पढ़ने से मतलब होता है यार। तो ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, जो उत्पाद सिपाही में जो सवाल पूछा गया था, ठीक है, ये बहुत बेसिक सवाल पूछा गया था, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड क्वेश्चन। हालांकि मैंने सारा क्वेश्चन में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, बताया गया था ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और वही क्वेश्चन लगभग सभी क्वेश्चन ही आया था। लगभग जो है 110 क्वेश्चन में शायद 90 क्वेश्चन पूरा एकदम हूबहू जो है आया हुआ है, जिस तरह से मैंने पर हाँ आप लोगों को क्लास में बताया था, ठीक है। तो जैसे कि लास्ट एक जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, कंचनजंगा शिखर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? और ऑप्शन जो दिया गया था भारत, भूटान और नेपाल, श्रीलंका। देखिए इसमें ऑप्शन कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं किया गया है, कंचनजंगा, ठीक है। आपको जो सवाल पूछा गया है किसके बारे में? कंचनजंगा के बारे में, ठीक है, कंचनजंगा। तो कंचनजंगा कहाँ है पूछा गया, तो आज देखिए ऑप्शन में दिया गया भारत, श्रीलंका, भूटान, नेपाल दिया है, तो इसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन की बात नहीं है। कंचनजंगा देखा ना, कंचनजंगा, कंचनजंगा जो है ये कहाँ है? ये भारत में है। कहाँ? ये भारत में है। भारत का कौन सा जगह में? ये सिक्किम है। अगर भारत का मैप अगर हम बनाए यहाँ पर
और मैप के थ्रू अगर मैं आप लोगों को दिखाने का अगर प्रयास करूँ तो इस तरह से ये भारत का लगभग जो इंडियन मैप जो इस तरह से लगभग है, ये सिक्किम है और इसी सिक्किम में ही ये कंचनजंगा स्थित है। ठीक है, तो ये जो सिक्किम है ये जैविक पूर्ण रूप से जैविक राज्य भी कहा जाता है सिक्किम को दोस्तों, ये भी सवाल पूछा जाता है, इसलिए इसको भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो सिक्किम है, यहाँ पर है कंचनजंगा। कंचनजंगा यहाँ कहाँ है, यहाँ पर है। और 90% जो भारत की ओर यानी कि सिक्किम की ओर है और 10% जो नेपाल की ओर है। तो ज़्यादातर तो किसके हिस्सा में है, ज़्यादातर जो है भारत के हिस्सा में है, इस वजह से ये भारत का ही काउंट किया जाता है, इसलिए क्या भारत का ही काउंट किया जाता है। दोस्तों अगर आपको सवाल पूछ ले कि कि भारत में सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, अगर आपको सवाल पूछ ले भारत में सबसे ऊंचा चोटी अगर आपको सवाल पूछ ले, सबसे ऊंचा चोटी भारत में, देखिए इस शब्द को देखिएगा ध्यान, भारत में, तो भारत में बोलेगा तो कंचनजंगा। ठीक है, भारत में बोले तो कंचनजंगा है ना, भारत में तो कंचनजंगा। अगर आपको सवाल पूछ ले भारत का बोल दिया आपको का सबसे ऊंचा चोटी, भारत का सबसे ऊंचा चोटी की अगर बात करें तो आपका आंसर क्या होगा, आपका जो आंसर होगा क्या, ये जो K2 होगा। भारत का सबसे ऊंचा चोटी K2 जो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर है, यहाँ पर जो काराकोरम पर्वत है, काराकोरम पर्वत का ये K1 K2 करके है इस तरह से, ये हो गया K2 हो गया, ये हो गया K1 हो गया, K2 हो गया, K3 हो गया, और क्या गैसरबुरुम वगैरह सब यहीं पर है। K4 को गैसरबुरुम कहते हैं, यहाँ पर देखो K4 है, तो यहाँ पर K4 K1 काराकोरम का ही हिस्सा है, K2 K1 जो है। ठीक है, काराकोरम का हिस्सा K1, तो K1 K2 करके है, तो K2 को ही क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं गडविन अस्टीन। और यही भारत का सबसे ऊंचा चोटी है, भारत का सबसे ऊंचा चोटी पूछेगा तो K2, भारत में सबसे ऊंचा चोटी पूछेगा तो ये कौन होगा, कंचनजंगा जो भारत में, क्योंकि ये जो K2 जो है अभी फिलहाल हमारे कब्जा में नहीं है, ये पाकिस्तान चोट्टा के कब्जा में है। किसके कब्जा में है, पाकिस्तान कुत्ता के कब्जा में है, इस वजह से अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक दिन जरूर हम लोग लेके आएंगे, और ये हम सब भारतीयों को कसम खाना होगा, या हम लोग किसी भी हाल में हम लोग लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए ये K2 जो है, ठीक है, तो ये K2 काराकोरम का हिस्सा है, काराकोरम पर्वत का ये चोटी है, काराकोरम पर्वत का चोटी है। ठीक है, तो काराकोरम पर्वत जो है ये किसका, ट्रांस हिमालय का ये चोटी है, ट्रांस हिमालय को 4 भाग में बांटा गया, एक जो है कलेजा पार, एक जो ट्रिक है। चलिए थोड़ा सा इसको भी मैं आप लोगों को मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैंने स्टैटिक जीके पढ़ा रहा हूँ, और स्टैटिक जीके कौन सा, ये उत्पाद सिपाही में जो परीक्षा उत्पाद सिपाही परीक्षा जो हुआ था उसमें जो पूछा गया था। ठीक है, देखो हिमालय मुख्यतः 3 प्रकार के हैं, लेकिन एक हिमालय जो ट्रांस हिमालय जो जम्मू कश्मीर के उस पीछे हिस्सा में जो है ट्रांस हिमालय, तो वो ट्रांस हिमालय को भी हिमालय ही काउंट किया गया है। ये पूछा जाता है सबसे पुराना हिमालय कौन सा, ट्रांस हिमालय, लेकिन दूसरा सबसे पुराना हो गया आपको बृहत हिमालय, है ना, बृहत हिमालय। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये ट्रांस हिमालय है, और ट्रांस हिमालय को ही 4 भाग में बांटा गया है, ट्रांस हिमालय को 4 भाग में बांटा गया, और इसी 4 भाग में बांटा गया है, इसी को हम लोग बोलते हैं, ये जो है कालेजा पार बोलते हैं, यानी कि के से काराकोरम, एल से लद्दाख हो गया, उसके बाद फिर जा से जस्कर हो गया, फिर पर से परिपंजर हो गया, तो यानी कि ये ट्रांस हिमालय का 4 पर्वत श्रृंखला यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर को उस साइड के हिस्सा में, यानी कि एक जो क्या काराकोरम, लद्दाख, उसके बाद जस्कर, उसके बाद पीर पंजाल। ठीक है, ये 4 है, और इसी में से जो काराकोरम जो है, काराकोरम पर्वत जो है श्रृंखला, ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला में ही क्या K1 K2 करके बहुत सारा है यहाँ पर, K1 K2 करके, उसी प्रकार ये K4 भी है, K4 को गैसरबुरुम कहते हैं, और K2 को गडविन अस्टीन कहते हैं, जो भारत का सबसे ऊंचा चोटी है। और उसी प्रकार से भारत में सबसे ऊंचा चोटी पूछेगा तो कंचनजंगा, मैं पूछेगा तो कंचनजंगा, और का बोलेगा तो कौन, K2 होगा। ठीक है, आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल जो है आपका स्क्रीन पर उबेर काप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, ये करंट अफेयर है, ये है जनरल नॉलेज है। उबेर काप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो उबेर कप किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन खेल से संबंधित है। ठीक है, उबेर कप किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन खेल से संबंधित है। ठीक है, बैडमिंटन ऑप्शन जो दिया गया था, फुटबॉल, हॉकी और वॉलीबॉल और बैडमिंटन, तो उबेर कप बैडमिंटन खेल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल जो है महान भारतीय रेगिस्तान, देखिए ये बहुत कायदा करके सवाल पूछा गया था, डायरेक्ट ये सवाल नहीं पूछा गया है, थोड़ा सा इसको घुमा के लैंग्वेज को ये पूछा गया है कि महान भारतीय रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित में
से किस भाग पर पाया जाता है? महान भारतीय रेगिस्तान। देखिए ये इनडायरेक्टली ये, हाँ, ये क्या पूछना चाह रहा था, ये थार मरुस्थल के बारे में दोस्तों। थार मरुस्थल कहाँ है? ये राजस्थान में है। महान भारतीय रेगिस्तान, ऑप्शन जो दिया गया था पूर्वी, उत्तर पूर्वी और दक्षिण, हाँ, उत्तरी और दक्षिणी। ठीक है, पूर्वी पूछा, पूर्वी ऑप्शन में दिया गया है क्या? उत्तर दिया गया है, उत्तर, है ना, उत्तरी पूर्वी जो है, उत्तरी, हाँ, उत्तरी पूर्वी नहीं, उत्तरी पश्चिम जो पूछा गया है, दिया गया था ऑप्शन में, और सर क्या है इसमें, दक्षिणी जो है, ये दक्षिणी जो है। ये 4 ऑप्शन था, तो इसका सही आंसर जो होगा उत्तरी पूर्वी या उत्तरी पश्चिम जो है। आप बोलोगे कहाँ उत्तरी पश्चिम जो है, ये आप ये देखियो, अगर इंडिया का मैप अगर बनाऊं तो इसी तरह से होगा इसका, राफली इंडिया का मैप इस तरह से ये हो गया, जम्मू कश्मीर, इसी तरह से ये अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, इस तरह से जो है। ये जगह में राजस्थान है, ये जगह में क्या कहा, राजस्थान है, ये जगह में राजस्थान। ये जो राजस्थान है इसी को थार मरुस्थल बोलते हैं, इसी को थार मरुस्थल बोलते हैं। और यहाँ सवाल में इनडायरेक्टली वही थार मरुस्थल का ही ये इंडिकेट करने का कोशिश किया है, तो क्योंकि यहाँ पर सवाल पूछा गया था महान भारतीय रेगिस्तान, तो महान भारतीय रेगिस्तान तो बस यही एकमात्र रेगिस्तान तो है, कौन सा, थार रेगिस्तान, थार मरुस्थल। ये थार मरुस्थल, और थार मरुस्थल ये राजस्थान में मुख्य रूप से पड़ता है, और कुछ 10% हिस्सा जो है ये पाकिस्तान कुत्ता के पास भी पड़ता है। कुत्ता के पास, हाँ, 10% इस थार मरुस्थल का हिस्सा है, और 90% हिस्सा जो लगभग जो है ये भारत के हिस्से में है। किसके साइड में? भारत के एक साइड में है। इस वजह से ये थार मरुस्थल को भारत का ही काउंट किया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो है भारत के पास है। और इस मरुस्थल को, यानी कि थार मरुस्थल को पाकिस्तान चोट्टा कुत्ता लोग क्या बोलते हैं इसको जो है, उसको चौलिस्तान बोलता है। ले बाबा, चौलिस्तान क्या बोलता है इसको? चौलिस्तान। पाकिस्तान के लोग थार मरुस्थल को चौलिस्तान बोलते हैं, लेकिन भारत के लोग थार मरुस्थल को थार मरुस्थल ही बोलते हैं। ठीक है, और इसी थार मरुस्थल में, हाँ, में जल का व्यवस्था किया गया है, और जल का व्यवस्था कहाँ से किया गया है, ये है ना, ये रवि, हाँ, ये कहाँ से किया गया, झेलम, चेनाब, रवि, सतलज, ब्यास, रवि और सतलज, हाँ, रवि, ब्यास और सतलज, ब्यास और सतलज है, ब्यास और सतलज नदी से, सतलज की जो संगम है, बैराज है, इस बैराज से ये आती है यहाँ से एक इंदिरा गांधी नहर, और इसी नहर ने ही राजस्थान का थार मरुस्थल को पानी का सप्लाई करता है, और इस वजह से दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जो रेगिस्तान जो कौन सा है, ये थार मरुस्थल में। दुनिया का सहारा मरुस्थल से भी सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसी थार मरुस्थल में ही स्थित है, क्योंकि यहाँ पर पानी का सुविधा है। पानी का सुविधा कैसे हुआ, यहाँ से जो है, यहाँ यहाँ ब्यास और सतलज, हाँ, सतलज और ब्यास का जो हाँ, बैराज है, जहाँ पर संगम है, उस जगह से एक नहर जो यहाँ से आया हुआ है, और वो नहर है इंदिरा गांधी नहर। और इंदिरा गांधी नहर ने इस जो है थार मरुस्थल को, हाँ, पानी को सप्लाई करता है, जिस कारण से थार मरुस्थल दुनिया का एकमात्र मरुस्थल है जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है, क्योंकि यहाँ पर पानी का सुविधा है, जिस कारण से यहाँ पर जनसंख्या है। ठीक है, और सहारा मरुस्थल जो अफ्रीका वगैरह सब में है, अफ्रीका यूरोप में है, तो उसमें पानी का सुविधा नहीं है, तो जिस कारण से लोग वहाँ पर रहते नहीं हैं। ठीक है, तो चलिए इस सवाल का आंसर भी शायद मेरे ख्याल से आप सबों को क्लियर हो गया, और इसका आंसर क्या होगा, उत्तर पश्चिम में। देखो इधर क्या उत्तर है और इधर क्या है, पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम में ही तो कौन, राजस्थान तो आता है, राजस्थान उत्तर पश्चिम आता है, तो इसलिए उत्तर पश्चिम। तो इस तरह से दोस्तों मैप से, हाँ, मैप से रिलेटेड जो सवाल पूछा जा रहा है, इसीलिए मैप अगर आप नहीं पढ़े हैं ढंग से, तो आप बहुत सारे भूगोल का क्वेश्चन से आप, हाँ, वंचित हो जाएंगे। इसीलिए आप लोग मैप, हाँ, अवश्य रूप से पढ़िए, तभी आप ज्योग्राफी का क्वेश्चन को पकड़ पाएंगे। और मैं आप लोगों को मैं बता दूं कि 90% क्वेश्चन ये मैप से ही आता है ज्योग्राफी का, और 10% क्वेश्चन जो ज्योग्राफी से आता है। इसलिए से ज्योग्राफी को कवर करने के लिए, ज्योग्राफी के सवाल को, हाँ, पकड़ने के लिए, कवर करने के लिए आपको मैप का क्लास करना बहुत ज़रूरी है। अगर क्लास नहीं किए हो तो एकदम आप नहीं पकड़ पाएंगे 90% क्वेश्चन। और ज़्यादातर परीक्षा में जो है किसमें, ये मैप से ही आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसीलिए, और मैं आप लोगों को मैं बता दूं, घाटशिला के एकमात्र कोचिंग सेंटर जो है श्योर सक्सेस सेंटर, जहां पर मैप भी पढ़ाया जाता है, मैप, हाँ, पढ़ाया जाता है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, हाँ, इंपॉर्टेंट जैसे सब्जेक्ट जो पढ़ाया जाता है, और कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, मैथ रीजनिंग तो पढ़ाया ही जाता है बेहतरीन तरीका से, बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स से जो है, साथ ही साथ में बाकी जो है जीएस, हाँ, को भी बहुत डिटेल्स में पढ़ाया जाता है। आप यूपी पीसीएस, हाँ, पीसीएस यूपीएस एग्जाम के लिए भी
ये आपका काम आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल के बारे में अब हम लोग डिस्कस करते हैं। अगला सवाल जो है, देखिए जो ये करंट अफेयर सब है, करंट अफेयर का भी मैंने आप लोगों को आंसर बता दूंगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन जो है क्या है, 72 वर्षों के अंतराल के बाद नवंबर दिसंबर 2025 दौरान भारत में बैंक थीम थीम या एटॉम्स एटोप्सी सनाए एस्पनाइस एस्पनाइस को पुनः खोज किन जगहों पर की गई थी। इस सवाल का आंसर तो केरल तथा तमिलनाडु में। ऑप्शन जो दिया था महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, असम, त्रिपुरा। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा, केरल तथा तमिलनाडु। ठीक है, तो चलिए अब एक सवाल जो है, सवाल पूछा गया था संस्कृत में वेद शब्द का क्या अर्थ है। तो संस्कृत में वेद शब्द का क्या अर्थ है, ऑप्शन जो दिया गया था गीता, अनुष्ठान, ज्ञान और राग जो है। तो इसका जो अर्थ है संस्कृत में ज्ञान है। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, ज्ञान। इसी तरह से जो है अब एक जो क्वेश्चन जो है करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन है, पशु कल्याण वकालत और करुणापूर्ण प्रयासों के लिए पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसे नामित किया गया था। और ऑप्शन जो दिया था विराट कोहली, रवीना टंडन, अनुष्का शर्मा, प्रियंका चोपड़ा। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, रवीना टंडन। ये करंट अफेयर है, ये मैं आप लोगों को कैसे डिस्कस कराऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन जो है नेक्स्ट जो पूछा गया है, उस साम्राज्य की स्थापना किसने की जिस पर अशोक ने शासन किया था। ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, बिंबिसार। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या होना चाहिए, चंद्रगुप्त मौर्य होना चाहिए। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए नेक्स्ट सवाल जो है, श्रीलंका भारत से देश द्वारा अलग होता है। चलिए श्रीलंका भारत से देश द्वारा अलग होता है। ऑप्शन जो दिया गया था पाक जल संधि, हरमुज जल संधि, मलक्का जल संधि, कुक जल संधि। तो चलिए मैं थोड़ा सा एक इंडिया का मैप में बना रहा हूँ रापली, यहाँ पर देखिएगा इंडिया का मैप है। और इधर में क्या होगा, ये इधर में क्या लक्षद्वीप है, और इधर में जो है इधर में क्या श्रीलंका है। ठीक है, और इधर में जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ पर लगभग 572 से ज़्यादा ये द्वीप समूह है अंडमान निकोबार। और लक्षद्वीप में 36 द्वीप समूह है। ठीक है, 36 द्वीप समूह, ये मूंगा चट्टान से बना हुआ ये द्वीप है, कौन सा, लक्षद्वीप जो है। हाँ ठीक है, तो चलिए हम लोग जो डिस्कस करते हैं यहाँ पर कौन सा जल संधि है, तो यहाँ पर पाक जल संधि है। यहाँ पर कौन सा पाक जल संधि है, और ये पाक जल संधि श्रीलंका को भारत से अलग करती है। तो यहाँ पर एक जगह होगा दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जफना जगह है श्रीलंका का। कौन सा जगह है, जफना जगह है। और ये जफना जगह में एक LTT नाम का एक जो है क्या होता था, LTT नाम का एक आतंकवादी संगठन था। और इस संगठन का जो LTT संगठन का जो प्रमुख व्यक्ति जो था प्रभाकरण था। ठीक है, प्रभाकरण, इस LTT आतंकवादी संगठन का प्रमुख व्यक्ति कौन था, प्रभाकरण था। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से देखिए सवाल ये भी पूछा जाता है दोस्तों, श्रीलंका ये किस आकृति का है, श्रीलंका का जो आकृति किस प्रकार का है, किस तरह से दिखता है। तो ये आंसू की तरह दिखती है। ठीक है, तो मानो आंसू जो टपकती है उसी तरह से क्या दिखती है, कौन, श्रीलंका की देश जो है। ठीक है, श्रीलंका देश जो है आंसू की तरह दिखता है, इसलिए यह भी सवाल पूछा जाता है। और यहाँ से कौन सा पाक जल संधि है, और यही पाक जल संधि भारत और ये श्रीलंका को अलग कर दिया है। ठीक है, भारत और श्रीलंका को ये अलग कर दिया है। ठीक, चलिए दूसरा जो ऑप्शन जो था पाक जल संधि, आंसर ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, यह मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि कहाँ, ये इंडोनेशिया, आप लोग देखा होगा इंडोनेशिया, ये मलेशिया होगा, मलेशिया में इधर होगा, और यहाँ पर क्या इंडोनेशिया होगा, यहाँ पर क्या गया इंडोनेशिया होगा। ये इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में एक जल संधि है जिसका नाम है मलक्का जल संधि है। कुक जल संधि कहाँ है, तो कुक जल संधि आपको न्यूजीलैंड में मिलेगा। कुक जल संधि कहाँ है, आपको सवाल पूछ ले तो न्यूजीलैंड में है, ये ऑप्शन डी में दिया हुआ है कुक जल संधि। हरमुज जल संधि कहाँ है, ईरान कुवैत के बगल में जो है हरमुज जल संधि है। और अभी हरमुज जल संधि के जल संधि ये बहुत चर्चा में है। क्यों चर्चा में है, क्योंकि ईरान, इराक और इजराइल के बीच में इस हरमुज जल संधि के कारण यहाँ पर बहुत चर्चा में है ये यहाँ पर हरमुज जल संधि। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट जो है अब हम लोग देखेंगे, अब पॉलिटिकल का क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा देश में शामिल किया गया था। देश में शामिल करा गया। ठीक है,
मौलिक कर्तव्य है, कौन सा संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था? 42वां संविधान संशोधन के तहत। कब शामिल किया गया? 1976 को एक्चुअली शामिल किया गया था। ऑप्शन में दिया गया था 1976, 1964 और 1982, 1994 ये दिया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? 1976 में ये शामिल किया गया था मौलिक कर्तव्यों को। जब शामिल किया गया था तो उस समय कुल कितने मौलिक कर्तव्य थे, सवाल पूछेगा आपको, तो यहाँ 10 मौलिक कर्तव्य, ठीक है। तो चलिए, तो 1942वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1900 कब ये 76 को संशोधन किया गया है। और इस 42 संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। किसको? 42वां संविधान संशोधन। क्यों कहा जाता है लघु संविधान? क्योंकि इसी समय इसी 42वें संविधान संशोधन के तहत बहुत सारा हमारा संविधान में संशोधन किया गया था, कुछ बहुत सारा चीज़ को ऐड किया गया था और बहुत सारी चीज़ों को भारत के संविधान से हटाया भी जाए, जिस कारण से 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। और 1976 में दोस्तों एक मुख्य बातें यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट जो है, ये 3 शब्दों को जोड़ा गया था भारत के संविधान में। कौन कौन सा जो जोड़ा गया था? समाजवादी। क्या कहता है? समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था, भारत के संविधान में ऐड किया गया था। इसके बाद जो इसमें कहता है पंथ निरपेक्ष। इसमें कौन सा? पंथ निरपेक्ष, ये पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। और जो है एक जो है और अखंडता, और कौन सा? अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, अखंडता। तो ये जो है अखंडता, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द जो है ये 1976 को 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था भारत का संविधान में। दोस्तों आपको अगर सवाल पूछ ले कि कौन सा सार्थक शब्द को जोड़ा गया था 1976 में, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 सार्थक शब्द है। लेकिन आपको अगर सवाल पूछ ले कौन सा जो निरर्थक शब्द को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 को जाए, तो कौन सा? आवर एक निरर्थक शब्द है, लेकिन इसको भी 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको भी जोड़ा गया था। ठीक है, आई थिंक आप सबों को समझ में आ रहा है। ठीक है, और पूरा डिटेल्स में मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, और इससे भी डिटेल्स में बता सकता हूँ, पर क्या है ना, तो टाइम बहुत कहेगा, और टाइम क्या है ना, आप लोग उतना देर तक वीडियो को नहीं देखेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक, जिस कारण से थोड़ा सा मैंने और डिटेल्स में नहीं बता पाता। ठीक है, और देखिएगा नेक्स्ट सवाल जो पूछा गया है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ब्रिटेन से ली गई है? ऑप्शन है कानून का नियम, राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायिक पुनर्वलोकन। ये शब्दों को जो है ये ऑप्शन जो दिया गया है, तो इस सवाल का सही उत्तर तो दोस्तों ये होगा ब्रिटेन से, यानी कि कानून का नियम जो है, कानून का नियम इसका सही उत्तर होगा। तो कानून का नियम जो है, कानून का नियम कहाँ? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा पूछा गया था, जैसे ब्रिटेन से लिया गया, तो कानून का नियम जो है ब्रिटेन से लिया गया था। ठीक है, कानून का नियम ब्रिटेन से लिया गया था। इस सवाल का सही उत्तर होगा ब्रिटेन। राज्य की नीति निर्देशक तो कहाँ से लिया गया है? ये DPSP तो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन जो था राष्ट्रपति पर महाभियोग और न्यायिक पुनर्वलोकन, ये दोनों जो है अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल जो आपका ये है, कोणार्क पर सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। ऑप्शन था उड़ीसा, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो इस सवाल का सही उत्तर तो होगा उड़ीसा होगा। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ? उड़ीसा होगा। तो चलिए आप लोग ये बताइए कि कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये सूर्य देवता कौन सा? नरसिंह देव प्रथम ने ये करवाया था। कौन है? नरसिंह देव प्रथम ने ये इसका निर्माण कराया था। इसी तरह से ये किस देवता से संबंधित ये मंदिर था? ये जो सूर्य देवता से संबंधित मंदिर था, और ये ब्लैक पेगोडा के नाम से भी कोणार्क का सूर्य मंदिर को जाना जाता है। और ये जो है कौन सा है? कोणार्क का सूर्य मंदिर को, इस मंदिर को दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये यूनेस्को के धरोहर में इसको शामिल भी किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से इसका सही उत्तर गया उड़ीसा में है। ठीक, अगला सवाल जो है देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कौन झांसी में विद्रोही सिपाहियों में जा मिला तथा अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया? ऑप्शन है नाना साहब, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर। तो इस सवाल का सही उत्तर होगा रानी लक्ष्मीबाई। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये सवाल भी मैंने आप लोगों को मैथ क्लास में बहुत डिटेल्स में मैं पढ़ा चुका हूं। अगर आप लोग नहीं देखा है तो आप लोग जाके देखिएगा जरूर, डिटेल्स में पूरा मैंने बता चुका हूँ किस तरह से ये झांसी की रानी कैसे अंग्रेजों के साथ जो है युद्ध किया, कैसे शुरुआत किया जो है अंग्रेजों के साथ युद्ध करना। एक्चुअली झांसी की रानी
हाँ, झांसी की रानी का कोई मतलब अपना बेटा नहीं था, उसका कोई संतान नहीं था, जिस कारण से वो किसी और का संतान को क्या एक बेटा को गोद लिया जाए। और वो जब उस हाँ गोद लिया बेटा को, एक बार उसने क्या वो गद्दी पर बैठाना चाह रहे थे, यानी कि अपना उत्तराधिकारी ये बनाना चाह रहे थे। लेकिन क्या है ना, अंग्रेज इसका विरोध किया, क्योंकि वो लोग का कहना है कि अपना बेटा ये नहीं है, तो इस वजह से आप इसको गोद लिया बेटा को अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकते हैं, उत्तराधिकारी नहीं बना सकते हो। हाँ, अगर तुम्हारा अपना खुद का बेटा होता तो उत्तराधिकारी आप बना सकते थे, लेकिन ये तो तुम्हारा अपना खुद का तो है नहीं, ये तो आप गोद लिया बेटा है। तो वो लोग का कहना था अंग्रेजों का कि गोद लिया बेटा उत्तराधिकारी नहीं बन सकता है, अगर अपना निज वाला बेटा होता तो बन सकता है, वो चलता। इस वजह से इस बात को लेकर जो हाँ कौन झांसी की रानी जो का कहना है कि नहीं, हम बना के रखेंगे और बना के रखेंगे, और इस बात को लेकर अंग्रेज और झांसी की रानी के बीच में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है, ये सवाल का आंसर तो हो गया रानी लक्ष्मीबाई, आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगला सवाल है, ड्रिबलिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। देखिए ये करंट अफेयर स्टैटिक जीके नहीं है, ये आपका जनरल नॉलेज है। ठीक है, तो ड्रिबलिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन, शतरंज और क्रिकेट या बास्केटबॉल। तो इस सवाल का सही उत्तर जो होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, बास्केटबॉल होना चाहिए। और एक सवाल चलिए जाते जाते मैं बता दूं कि द्रोणाचार्य पुरस्कार वर्ष देश में स्थापित किया गया। ऑप्शन है 1985, ऑप्शन है 1982, ऑप्शन है 1982, ऑप्शन है 1972। तो इस सवाल का सही उत्तर तो दोस्तों 1985 को होगा। कब होगा, 1985 को जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार को स्थापित किया गया था। और ये द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दी जाने वाली पुरस्कार है दोस्तों, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार ये खेल प्रशिक्षण क्षेत्र में दी जाने वाली ये सर्वोच्च पुरस्कार है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, मतलब ये खेल स्पोर्ट्स टीचर्स को ये दी जाती है, ये द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल जो आपको जो पूछा गया था यहाँ पर, चाहमन शासक पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद घोरी को पराजित किया था। तो इस सवाल का सही उत्तर होगा दोस्तों 1191, लेकिन ऑप्शन जो दिया था 93, 1192, 1194। बहुत नियरेस्ट कॉलेज ऑप्शन दिया गया था, ये इस क्वेश्चन में शायद बहुत कोई कंफ्यूज जरूर हुआ होगा। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, मैंने तो आप लोगों को पूरे डिटेल्स में पढ़ा चुका हूँ, तुम लोगों को तो किसी प्रकार की कोई कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। ठीक है, तो ठीक है 1911 में इस साल का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन जो देखिएगा, भारत की पहली पूर्ण जनगणना कब हुई थी। भारत की पूर्ण जनगणना, पहली पूर्ण जनगणना कब हुई, तो ऑप्शन है 1672, बिल्कुल नहीं है, 1600 तो हुआ ही नहीं था। 1856 जो है 1856, उसी तरह से 1881, उसी तरह से 1908 जाए 1900, और ये 1600, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इन दोनों में आप लोगों को कन्फ्यूजन जरूर हुआ होगा कि 1856 या 1881। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं, इस सवाल का सही उत्तर होगा 1881। 1881 दोस्तों, अगर आपको सवाल पूछ ले कि जनसंख्या यानी कि जनगणना का शुरुआत कब से हुआ था, तो ये 1872 से ये शुरू हुआ था। 1872 में जो जनगणना हुआ, लेकिन उतना प्रॉपर रूप से नहीं हो पाया, और उसको प्रॉपर रूप से जो हुआ जनगणना जो 1881 में हुआ। और इसी तरह से ये 2000 अंतिम जनगणना जो हुआ था 2011 को हुआ था। ठीक है, आई थिंक जो है आप सबों को समझ में आ गया है। तो चलिए और लास्ट क्वेश्चन के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, आज बहुत लंबा हो जाएगा तो नहीं तो वीडियो जो है। चलिए जल्दी से मैं इसको बता दूं कि धीमांसा निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है, झारखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश। तो धीमांसा जो है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। चलिए और एक लास्ट क्वेश्चन आज का जो दोस्तों, ये भीमराव अंबेडकर को देश के जनक के रूप में जाना जाता है। भीमराव अंबेडकर को देश के रूप में जाना जाता है, तो किस रूप में, भारत में ट्रेड यूनियन, भारतीय संविधान, जमींदारी व्यवस्था, भारत में सैन्य व्यवस्था। तो इस सवाल का दोस्तों सही उत्तर जो होना चाहिए कि कौन सा, भारतीय संविधान। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक के रूप में जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा इसको घुमा फिरा के सवाल पूछा गया था आपको ठगाने के लिए। ठीक है, तो मेरे कोचिंग से जितने भी स्टूडेंट पढ़ा है उन लोगों को तो ठगा नहीं गया है। उन लोगों के लिए तो किसी भी क्वेश्चन पूछे झारखंड का, तो उसमें कोई किसी प्रकार के ठगने वाला नहीं है, क्योंकि उसको मैंने बहुत डिटेल से मैंने वो लोग को ट्रेंड कराया, बहुत डिटेल से मैंने वो लोग को बताया है, किसी प्रकार के कोई ठगेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल जो पूछा गया था, सीताराम पांडे को बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर किस वर्ष भर्ती किया गया था।
1802 में, 1820 में, 1812, 1860 में। तो इस सवाल का सही उत्तर होगा दोस्तों 1812 में। ठीक है, तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आज का दोस्तों देखेंगे कि लक्षद्वीप द्वीप समूह देश में स्थित है। तो लक्षद्वीप समूह कहाँ होगा, कहाँ ये होगा, लक्षद्वीप होगा, इधर अरब सागर होगा, अरब सागर, ये अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी जाए। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में कौन सा, अंडमान निकोबार द्वीप स्थित है, और अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप स्थित है, लक्षद्वीप। दोस्तों मैं आपको बता दूं, लक्षद्वीप का जो भाषा है, लक्षद्वीप का जो भाषा है वो मलयालम है। लक्षद्वीप का भाषा क्या है, मलयालम है। और लक्षद्वीप, हाँ जो है, ठीक है ना, 36 छोटे छोटे द्वीपों के समूह है लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप। और ये अरब सागर पर ही स्थित है। ठीक है, अरब सागर पर स्थित है। दोस्तों आपको मैं बता दूं, ये लक्षद्वीप का जो अर्थव्यवस्था ये टूरिस्ट पर निर्भर है। लक्षद्वीप का अर्थव्यवस्था टूरिस्ट पर निर्भर है। अगर टूरिस्ट जाएगा वहाँ पर तो उन लोगों को इनकम सोर्स होगा, अदरवाइज वो लोगों को इनकम प्रॉपरली नहीं होगा। तो ठीक है, खैर चले। हाँ, अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप जो है, और 36 द्वीप समूह है। ये मूंगा चट्टान से बना हुआ ये द्वीप समूह है। उसी प्रकार से बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप समूह है। यहाँ पर अंडमान द्वीप समूह लगभग 572, हाँ लगभग 572 ये द्वीप है, छोटे छोटे द्वीप से मिलकर बना हुआ है अंडमान निकोबार। ठीक है, तो चलिए इस सवाल का आंसर भी तो मैंने आप लोगों को बता दिया। लास्ट जो क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में किस शब्द का उल्लेख नहीं है, किस शब्द का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन जो दिया गया है, न्याय, समता, स्वतंत्रता, पूंजीवादी। तो इस सवाल का सही उत्तर तो ऑप्शन डी यानी कि हाँ, पूंजीवादी शब्द का भारतीय प्रस्तावना में या भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है। भारतीय उद्देशिका प्रस्ताव में या उद्देशिका में यह नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग और डिटेल्स में थोड़ा सा चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन के बारे से रिलेटेड है। देखिए कितना है, न्याय जाए। ठीक है, न्याय उसी प्रकार से दिया गया, स्वतंत्रता इसमें जाए। उसके बाद फिर दिया गया है समता के साथ साथ पूंजीवादी जाए। ठीक है, ये पूंजीवादी आपका ऑप्शन में दिया गया है। तो पूंजीवादी तो होगा नहीं, ये न्याय भी दिया गया है और समता भी दिया है उद्देशिका में जाए। ठीक है, न्याय कितनी प्रकार की न्याय है, तो न्याय 3 प्रकार की दी गई है। एक तो क्या सामाजिक न्याय है, दूसरा जो है आर्थिक न्याय है, और तीसरा जो है ये राजनीतिक न्याय है। तो न्याय कितने प्रकार का जो है प्रस्ताव में दी गई है, तो 3 प्रकार की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है। स्वतंत्र कितने प्रकार की दी गई है, ये 5 प्रकार की स्वतंत्र दी गई है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सा दिया गया है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना जैसे ये स्वतंत्रता है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। समता कितने प्रकार का समता, 2 प्रकार की समता दी गई है। एक जो है कौन कौन सा, एक जो है अवसर की समता जो है, कौन कौन सा अवसर यहाँ की नौकरी चाकरी में। दूसरा जो है प्रतिष्ठा, दूसरा जो कौन सा प्रतिष्ठा है ना, दूसरा कौन सा प्रतिष्ठा की क्षमता जो है। तो इस तरह से 2 प्रकार के समता, प्रतिष्ठा और हाँ प्रतिष्ठा और कौन सा अवसर की समानता। पूंजीवादी शब्द जो है भारत का ये उद्देशिका प्रस्ताव में ये शामिल नहीं किया। चलिए उद्देशिका प्रस्ताव यहाँ से शब्द आया, यहाँ का उद्देशिका प्रस्ताव। ठीक है, उद्देशिका प्रस्ताव, तो उद्देशिका प्रस्ताव ये 13 दिसंबर 1946 को ये नेहरू जी ने ये संविधान सभा में प्रस्तुत किया था उद्देशिका के रूप में, उद्देशिका प्रस्ताव को। लेकिन 13 दिसंबर 1946 को ये उद्देशिका प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था। क्यों पारित नहीं हो पाया था, क्योंकि इस स्थिति को ये मुस्लिम लीग ने जाए या अभी भी संविधान सभा में उपस्थित नहीं हुआ था। मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति के कारण से BR अम्बेडकर और हो गया MR जयकार, दोनों ने संयुक्त रूप से कहा कि ये उद्देशिका प्रस्ताव को हम लोग पारित तब करना चाहिए जब जाए सभी लोग उपस्थित होगा मीटिंग में, जाए संविधान सभा में सब कोई अटेंड रहेगा, तो उस समय अगर पारित करेंगे तो बेहतर रहेगा। लेकिन मुस्लिम लीग की ने जो है ये उस समय उपस्थित नहीं हुआ 13 दिसंबर, जिस कारण से उन दोनों का कहने के आधार पर इन दोनों को पहले पारित नहीं किया। इसको बाद में पारित किया गया था। तो बाद में कब पारित किया गया, 22 जनवरी 1947 को इसको पारित किया गया। और ये जब से पारित किया गया तो 22 जनवरी 1947 को उद्देशिका प्रस्ताव को, तो इसका नाम पड़ गया प्रस्तावना। इसका नाम गया प्रस्तावना, या कि प्रीम्बल जो बोलते हैं, प्रस्तावना इसका नाम पड़ गया जाए। तो वही उद्देशिका ही क्या बन गया जब पारित किया गया था,
तो ये प्रस्तावना के रूप में ले लिया, और अभी जो हम लोग देख पाते हैं इसी प्रस्तावना के रूप में जो, ठीक है। तो आई थिंक दोस्तों आप सबों को बहुत बेहतरीन से समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो भी मैंने आप लोगों के बीच क्वेश्चन लेकर आया था, जो उत्पाद सिपाही में सवाल पूछा गया था, उन सभी क्वेश्चन को मैंने लाया था और उसको आप लोगों के बीच में पूरे डिटेल्स में पूरा, हाँ, मैंने आप लोगों को एनालिसिस, हाँ, कर दिए। और आप लोग आंसर कुछ के साथ जो आप लोग अपना आंसर चेक कीजिएगा, यानी कि मेरा कहना है कि आप लोग जो है अपना, हाँ, चेक कर लिए कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। लेकिन सभी क्वेश्चन तो मैंने नहीं डिस्कस कर पा रहा हूँ आज, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो जो है, इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में कल हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी क्वेश्चन जो है, ठीक है, जो बचा हुआ क्वेश्चन जो है, ठीक है। तो मुझे मेरे ख्याल से लग रहा है कि आप सबों को बेहतरीन से समझ में आ गया है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो पर जो है बाकी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है।